गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने बात की थी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर नाउन के साथ कौन कौन सी सिंगुलर वर्ब यूज होती हैं? आपको बताया गया था कि सिंगुलर नाउन के साथ जो सिंगुलर वर्ब यूज होती हैं वो चार होती हैं, और वो चार वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं इज, हैज, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब SEIS ऐड हो जाए। सिंगुलर नाउन के साथ चार सिंगुलर वर्ब्स यूज होती हैं, और वो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इज, हैज, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम SEIS को ऐड कर देते हैं। ऐसे ही प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है, और वो प्लूरल वर्ब्स भी कितनी होती हैं? वो भी चार होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? आपको बताया गया था वो चार प्लूरल वर्ब्स होती हैं आर, हैव, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके आधार पर हमने कुछ पॉइंट्स भी पढ़े थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने पढ़ा था कि गेम का नाम सिंगुलर नाउन माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हमने पढ़ा था बीमारी का नाम सिंगुलर नाउन माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आज हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वन बाय वन अब हम उनको देखेंगे। आपने कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे राइज एंड फॉल, जैसे सीओ एंड स्टडी, जैसे बैग एंड बैगेजेस। और आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि इन शब्दों को इकट्ठे यूज किया जाता है। बेसिकली इन शब्दों को युगम शब्द कहा जाता है, और ये युगम शब्द जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रेड एंड बटर, सीओ एंड स्टडी, राइज एंड फॉल, बैग एंड बैगेजेस। आपने एक सेंटेंस भी सुना होगा, सीओ एंड स्टडी विंस द रेस। हम कभी ये नहीं कहते सीओ एंड स्टडी विन द रेस। विंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि विंस सिंगुलर वर्ब है। आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम SEIS को ऐड कर देते हैं तो उसे सिंगुलर वर्ब माना जाता है। तो सेंटेंस क्या है? सीओ एंड स्टडी विंस द रेस, ना कि विन द रेस। तो ये जो युगम शब्द हैं जब इन्हें सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इन युगम शब्दों का यूज इन युगम शब्दों का यूज जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इन युगम शब्दों का यूज जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। फिर इससे संबंधित हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट।
ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। आपके सामने ये सेंटेंस लिखा है, ब्रेड एंड बटर माई आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। जैसा आपको बताया गया था कि एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। आपसे एग्जाम में कॉमन एरर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एक सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं। यदि पार्ट ए में एरर है तो आंसर ए होगा, पार्ट बी में एरर है तो आंसर बी होगा, पार्ट सी में एरर है तो आंसर सी होगा, और यदि लगता है कि किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर डी होगा। अब आप बताइए इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए, क्योंकि एरर किस में है? पार्ट ए में। एरर क्या है कि ब्रेड एंड बटर जो है इसे सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यहां पर आपको आर दिया है और आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो ब्रेड एंड बटर के साथ आना चाहिए सिंगुलर वर्ब, आ रहा है प्लूरल वर्ब, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सभी को क्लियर हो गया? एक सेंटेंस और देखिए, राइज एंड फॉल, सॉरी दूसरा लेते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब बताइए इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा? इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? वेरी गुड, इसका आंसर क्या है बेटा? ए है। एरर क्या है? यहां पर विन की जगह क्या यूज होगा? विंस यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि स्लो एंड स्टडी को सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। विन प्लूरल वर्ब है और विंस सिंगुलर वर्ब है, इसलिए स्लो एंड स्टडी के साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? विंस होगी। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया? आगे चले, नोट करियो इसको। हो गया? चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है आपका एवरीथिंग एवरीबॉडी तथा एवरीवन का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। हाँ जी, क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है बेटा कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपको एवरीथिंग दिया है, एवरीबॉडी दिया है, एवरीवन दिया है, तो उस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपको दिया है, एवरीथिंग आर रेडी टू सर्व फॉर द गेस्ट्स। आपके सामने सेंटेंस है, एवरीथिंग आर रेडी टू सर्व फॉर द गेस्ट्स। अब सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या एरर ही नहीं है? आंसर डी होना चाहिए। आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग है, एवरीबॉडी है या एवरीवन है, तो सेंटेंस में हम किस वर्ब को यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। और आर कौन सी वर्ब होती है? प्लूरल वर्ब होती है। तो सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? सेंटेंस जो करेक्ट होगा वो ये होगा, एवरीथिंग इज रेडी टू सर्व फॉर द गेस्ट, ना कि एवरीथिंग आर रेडी टू सर्व फॉर द गेस्ट। आर प्लूरल वर्ब है, आनी चाहिए थी सिंगुलर वर्ब, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, एवरीवन आर रेडी
टू पे द प्राइज, एवरीवन आर रेडी टू पे द प्राइज। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है एवरीवन आर रेडी टू पे द प्राइज। अब आप बताइए किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में, या एरर ही नहीं है, आंसर डी होना चाहिए। वेरी गुड, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रीजन बेटा ये है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन है तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और आर प्लूरल वर्ब होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन इज रेडी टू पे द प्राइज। सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा गया है। सेंटेंस क्या है, पॉइंट क्या है कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से शुरू होती है, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। मैं दोहराता हूं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है तो वन ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। इसको नोट कर लीजिए, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से होती है तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखो बेटा ध्यान से, पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपको दिया है, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। अब देखिए ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो आपको सिर्फ नाउन देखना है और वर्ब देखना ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बट पहले इसको समझ लेते हैं, एग्जाम में आपको समझ के नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। कैसे, देखो, देखिए बेटा, वन का मीनिंग हम सब जानते हैं क्या होता है, एक। ऑफ का मीनिंग हम जानते हैं का के की होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में ऑफ का मीनिंग क्या होता है, में से। तो इस तरह के सेंटेंस में ऑफ का मीनिंग क्या होता है, में से, और वन का मतलब क्या होता है, एक। द बॉयज का मतलब लड़के या लड़कों। अब सेंटेंस कह रहा है कि लड़कों में से एक क्लास में एब्सेंट था, तो जब लड़कों में से एक क्लास में एब्सेंट था तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, एक। अब सब्जेक्ट एक है तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। यहां पे क्या दे रखा है आपको, आर, और आर कौन सी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है, इसलिए यहां पे आर ना आके क्या आएगा, इज आएगा। बात सबको समझ में आ गई? मैं दोहराता हूं, वन का मीनिंग क्या है, एक। ऑफ का मीनिंग यहां पे क्या है, में से। बॉयज का मीनिंग क्या है, लड़कों। लड़कों में से एक क्लास में एब्सेंट था। अब लड़कों में से एक क्लास में एब्सेंट था तो सब्जेक्ट क्या हो गया, एक। एक के लिए हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, सर एक के लिए तो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे क्योंकि एक सिंगुलर होता है, तो यहां पर हम आर की जगह क्या लगाएंगे, इज। अब इस तरह से आपको एग्जामिनेशन रूम में चीज को समझ के नहीं करना, समझना यहां है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, इसको देखो। अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस प्रकार दे दिया जाएगा, वन ऑफ द बॉयज
आर एब्सेंट इन द क्लास। वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट इन द क्लास। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। वेरी गुड। यहां पे आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। तो आपको वो थ्योरी दिमाग में नहीं रखनी, आपको ये नियम ध्यान में रखना है कि वन ऑफ मुझे दिया है, वन ऑफ के बाद मैं देखूंगा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां पे मैंने देखा नाउन तो प्लूरल है, तो ये बात तो ठीक है, नाउन मुझे यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में दे रखा है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा? वर्ब किस फॉर्म में दे रखी है, सिंगुलर फॉर्म में दे रखी है या प्लूरल फॉर्म में दे रखी है। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे तो वर्ब मुझे आर दे रखी है, और आर क्या होती है? आर तो प्लूरल फॉर्म होती है। वर्ब किस में होनी चाहिए थी? सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आर के स्थान पर मैं क्या यूज करूंगा? इज यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सभी को समझ में आया? हिंदी समझ के अगर करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हमें दिमाग में ये वाली बात रखनी है, यदि सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से हो रही है तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और आने वाली वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगी। एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आपको ये दिया है, वन ऑफ द गर्ल हैज डिसाइडेड to appear at the examination. अब आपके सामने ये दिया है, वन ऑफ द गर्ल हैज डिसाइडेड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। यहां पर आपको नाउन क्या दे रखा है? गर्ल। ये गर्ल सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है? सर ये तो सिंगुलर फॉर्म है, आनी चाहिए थी प्लूरल फॉर्म। क्या होना चाहिए था? गर्ल की जगह गर्ल्स होना चाहिए था। तो अगर गर्ल्स होता तब ये सेंटेंस करेक्ट माना जाता। वर्ब सिंगुलर होगी, नाउन प्लूरल होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक नोट बना के लिखियो, इसमें एक नोट बना के लिखो। देखिए इस नियम में हमने क्या पढ़ा है कि सेंटेंस की शुरुआत वन ऑफ से हो तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगी। इस नोट में आपको एक बात ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? वो ये ध्यान रखनी है कि यदि वन ऑफ सेंटेंस के बीच में दिया है, यदि वन ऑफ सेंटेंस के बीच में दिया है तो इसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। देखिए यहां हमने क्या पढ़ा था? यहां हमने ये पढ़ा था कि यदि वन ऑफ सेंटेंस के शुरू में दिया है तो इसके बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। ये नोट में हमने क्या पढ़ा है कि वन ऑफ सेंटेंस के बीच में दिया है, शुरू में नहीं दिया, ध्यान रखना, बीच में दिया है तो इसके बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही किस में होंगे? प्लूरल फॉर्म में होंगे। मान लीजिए सेंटेंस आपको ये दिया है, he is one of those boys who was absent in the class. He is one of those boys who was absent in the class. अब देखिए वन ऑफ के बाद मुझे नाउन कौन सा दिया है? बॉयज दिया है। बॉयज सिंगुलर है या प्लूरल है? सर ये तो प्लूरल है, तो यहां तक तो बात ठीक है।
हु वॉज एब्सेंट, अब वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है सर, ये तो सिंगुलर वर्ब है, आनी क्या चाहिए थी, प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबको समझ में आया? मैं दोहराता हूं बात को, वन ऑफ सेंटेंस के शुरू में दिया है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होती है। यदि वन ऑफ सेंटेंस के बीच में दिया है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होती है। यहाँ नाउन तो मुझे प्लूरल फॉर्म में दिया है लेकिन यहाँ पे वर्ब जो दे रखी है वो सिंगुलर फॉर्म में दे रखी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो हु भी आ रहा है, उसके बाद वर्ग, सर कुछ बात क्लियर सी नहीं होगी। देखो बेटा समझो बात को, यहाँ पे हु का मतलब क्या है, जो, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है। बहुत से बच्चे हु का मीनिंग कौन जानते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हु का मीनिंग कौन भी होता है और हु का मीनिंग जो भी होता है। इसलिए सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी कि वह उन लड़कों में से एक है जो क्लास में एब्सेंट थे। जो का मतलब वो लड़के, बात समझ आ गई। जो का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लड़के। ध्यान से सुनो, वह उन लड़कों में से एक है जो क्लास में एब्सेंट थे, तो जो का मतलब वो लड़के, और लड़के क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है सर, ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। सबको समझ में आ गई बात। हु मैंने लड़कों के स्थान पे यूज किया है, लड़के के स्थान पे यूज नहीं किया, तो हु जो लड़कों के स्थान पर यूज होगा है, तो लड़के क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिटा दूं? चलिए एक दो पॉइंट और देखिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उनमें एस या एस लगाकर उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। वो नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे पीपल, जैसे कैटल, जैसे शीप, जैसे डियर, जैसे पुलिस। ये सभी क्या है, ये सभी वे नाउन्स हैं जो ऑलरेडी प्लूरल हैं, इनमें एस या एस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता, और इनके साथ कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, वेरी गुड, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, क्योंकि यही हम पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो इसको नोट कीजिए, पीपल, कैटल, शीप, डियर, पुलिस, ये सभी प्लूरल नाउन हैं। इनमें एस या ईएस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे देखिए आपको सेंटेंस दिया है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। The cattle is grazing in the field. अब बताइए किस पार्ट में आएगा, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, वी बोट 5 sheep last year. We bought 5 sheep last year. अब बताइए किस पार्ट में आएगा, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि शीप ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, इसमें एस या एस लगाकर हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, तो यहां पर एस नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो इसके साथ वर्ब पूछ ली जाती है या इनमें एस या ईएस लगाकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखा, दो बातें ध्यान रखनी है, ये पहले से ही प्लूरल नाउन है, इनमें एस या ईएस लगाकर इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे। चलिए एक पॉइंट और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है? 1 2 3 4। आपने सुना होगा 1 2 3 4, कहोगे सर ये गिनती क्या है? ये गिनती नहीं है, ये गिनती सूचक शब्द हैं। ये शब्द गिनती से जुड़े हुए हैं, गिनती ही है लेकिन इनको गिनती सूचक शब्द बोला जाता है। तो जब भी आपके सेंटेंस में गिनती सूचक शब्द दिया है और उस गिनती सूचक शब्द के बाद आपको कोई नाउन दिया है तो वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, वो नाउन कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। तो पॉइंट यही है कि 1 2 3 4 आदि गिनती सूचक शब्दों के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। अब आपके सामने सेंटेंस है, आई हैव ₹50 नोट विद मी। तो अब बताइए किस पार्ट में आएगा? वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि 50 क्या है? गिनती सूचक शब्द है। गिनती सूचक शब्द के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। रुपी सिंगुलर नाउन है, रुपी प्लूरल नाउन नहीं है, तो रुपी के स्थान पर क्या यूज होगा? रुपीज होगा। सो आई हैव 50 रुपीज नोट विद मी। सभी को क्लियर हुआ? एक सेंटेंस और लेते हैं, देयर आर 4 रूम in my house. There are 4 room in my house. हाँ जी, किस पार्ट में आएगा गए? वेरी गुड, किस पार्ट में आएगा गए? बी में आएगा गए, क्योंकि 4 क्या है? गिनती सूचक शब्द है। गिनती सूचक शब्द के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए। रूम कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो रूम के स्थान पे क्या आना चाहिए था? रूम्स आना चाहिए था। तो इसलिए एरर किस में है? बी वाले पार्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब इसमें एक नोट बना के लिखिए, मिटा दूं इसको? ठीक है, अब इसमें एक नोट बना के लिखिए। उस नोट में लिखिए, यदि गिनती सूचक शब्द के पहले यदि गिनती सूचक शब्द के पहले ए दिया है तो गिनती सूचक शब्द के बाद आने वाला नाउन, तो गिनती सूचक शब्द के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है? यहां पे ये कहा जा रहा है, यदि गिनती सूचक शब्द के पहले ए दिया है तो गिनती सूचक शब्द के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, और यदि सिर्फ गिनती सूचक शब्द दिया है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव a 50 rupees note with me. I have a 50 rupees note with me.
अब देखिए यहाँ पे गिनती सूचक शब्द आपको क्या दिया है 50, इसके पहले क्या दिया है आपको ए, लेकिन 50 के बाद आपको क्या दिया है रुपीज, तो यहाँ पे रुपीज ना यूज होके क्या यूज होगा, रुपी यूज होगा। सबको क्लियर हुआ? गिनती सूचक शब्द के पहले ए है तो गिनती सूचक शब्द के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और यदि ए नहीं है तो प्लूरल नाउन आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये अक्सर ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।